क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया की सबसे उम्रदराज हथीनी का नाम क्या है? सबसे ज्यादा 5 बार यूरो कप खेलने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर कौन है? मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रति वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन मनाया जाता है 17 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून को प्रति वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा कब और किसने की थी, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह दिवस मनाने की शुरुआत यानी कि घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और यह दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और प्रति वर्ष इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे 2020 की थीम क्या रखी गई है, यहां पर पढ़ सकते हैं, फूड फीड फाइबर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन 2020 की यह थीम रखी गई है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति वर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है। शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। और पिछले 5 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो यह हमारे लिए एक सकारात्मक न्यूज भी है। और 2021 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिए कि इस साल के यह डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे 2021 की थीम क्या है, यहां पर पढ़िए, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। इसी थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस आज ही मनाया जा रहा है। तो आपको याद रख लेना चाहिए 17 जून को यह डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे मनाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीसा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में कौन लॉन्च करेगा? दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं एक छोटा सा लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट कौन लॉन्च करने जा रहा है 2021 के अंत तक? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और इस सैटेलाइट का नाम क्या दिया गया है? वीसा वुडसैट। यहां पर पढ़ सकते हैं वीसा वुडसैट, एक दोस्तों लकड़ी से बना हुआ यह सैटेलाइट। तो वीसा वुडसैट को क्यों लॉन्च किया जाएगा? अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए। क्या? अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है 2021 के अंत तक। और वीसा वुडसैट उपग्रह की बात करें तो यह एक 10 बाय 10 बाय 10 सेमी नैनो उपग्रह है जिसे प्लाईवुड के मानकीकृत बक्से और सतह पैनलों का उपयोग करके बनाया गया था, जो आमतौर पर हार्डवेयर स्टोर में पाए जाते हैं। प्लाईवुड की मदद से ही दोस्तों यह सैटेलाइट बनाया गया है। वीसा वुडसैट को कहां से लॉन्च किया जाएगा? वीसा वुडसैट नामक यह लकड़ी के सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट को कहां डिजाइन और निर्मित किया गया है? फिनलैंड देश में यह डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही दुनिया की सबसे उम्रदराज हथीनी का नाम क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे उम्रदराज हथीनी है। यूं तो हाथी का जो औसतन आयु है ना
वो 60 से 70 साल का होता है, लेकिन यह उम्र दराज हथीनी की आयु 105 साल है और इस हथीनी का नाम है वत्सला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वत्सला। और यहां पर आप इस बैनर को पढ़िए, क्या लिखा है? मैं विश्व की सबसे उम्र दराज हथीनी हूं, वत्सला। पन्ना टाइगर रिजर्व में यह सुरक्षित है, इसकी देखभाल की जा रही है। पन्ना के अधिकारियों के मुताबिक वत्सला दुनिया की सबसे उम्रदराज हथीनी है, जिसकी उम्र करीब 105 साल बताई जाती है। इसीलिए वत्सला की सेहत को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व के डॉक्टर से लेकर महावत और चारा कटर सभी फिक्रमंद रहते हैं। यूं तो दोस्तों उम्र दराज के कारण यह वत्सला ठीक से देख नहीं सकती है और उनके जो सारे दांत हैं वो गिर गए हैं, क्योंकि कोई भी हाथी की आयु 70 साल से अधिक हो जाती है तो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए दोस्तों खाने में और देखने में दिक्कत हो रही है वत्सला नामक यह हथीनी को। और दुनिया के सबसे अधिक उम्र के हाथी का नाम क्या? लिन वांग था। लिन वांग यह दुनिया का सबसे उम्र दराज हाथी था। कहाँ का? तो जिसकी ताइवान के चिड़ियाघर में 2003 में 86 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और वत्सला ने लिन वांग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन कोई भी दोस्तों ऑफिशियल कहीं पर यह वत्सला की जो उम्र है ना, जन्म, वो नोट नहीं किया गया है और इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन वत्सला हमारे भारत देश के पूरे विश्व के उम्र दराज हथीनी है, वो याद रख लीजिए। और जंगली हाथी की औसत उम्र 60 से 70 साल होती है और 70 वर्ष की उम्र तक हाथी के दांत गिर जाते हैं और वत्सला की उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी कि 105 साल हो चुकी है और जिसका असर शरीर के अंगों पर भी पड़ने लगा है। और इस हथीनी को 1971 में केरल से होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लाया गया और उस समय वत्सला की आयु 50 वर्ष से अधिक थी। और चारा कटर मणिराम अब वत्सला के बुढ़ापे की लाठी है, यानी कि चारा कटर का काम करने वाले मणिराम वो यह वत्सला के बुढ़ापे की लाठी है, क्योंकि वो सही तरह से उन्हें चलाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, सबसे अधिक यानी कि 5 बार यूरो कप खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यूरो 2020 हाल ही में शुरू हुआ है। कोई भी विश्व का ऐसा फुटबॉलर नहीं है जिन्होंने 5 बार यह यूरो कप खेला हो, लेकिन दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 5 बार यूरो कप में हिस्सा लिया हो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इमेज में आप देख सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में शुमार ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप में मंगलवार को उतरते ही एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कौन सा? तो पुर्तगाल के कप्तान है यह रोनाल्डो और उन्होंने हंगरी के खिलाफ मैदान में उतरने के साथ ही सबसे अधिक यूरो कप टूर्नामेंट खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। यानी कि 5 बार यूरो कप में हिस्सा लिया है यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। पांचवा क्वेश्चन, मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? दोस्तों जनवरी 2021 शुरू होते ही आईसीसी ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की और पुरस्कार का नाम है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। पहले जनवरी, फरवरी और मार्च या तीनों महीनों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब हमारे भारत देश के क्रिकेटरों ने ही जीता था। पहले ऐसे व्यक्ति थे ऋषभ पंत, दोस्तों आपको याद है। इनके साथ साथ हमारे भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन को यह पुरस्कार दिया गया है। और चौथा यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पाकिस्तान देश के बाबर आजम को दिया गया। और यह पांचवा यानी कि मई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है बांग्लादेश के क्रिकेटर जिसका नाम है मुशफिकुर रहीम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुशफिकुर रहीम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस, इमेज में आप देख सकते हैं, यह स्कॉटलैंड की एक खिलाड़ी है क्रिकेटर जिसका नाम है कैथरीन ब्राइस। तो कैथरीन ब्राइस और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम किस देश के हैं? बांग्लादेश के।
दोनों को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टपकने वाला है और इसीलिए जनवरी से लेकर मई मंथ तक के सभी यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी की एक लंबी लिस्ट आपके फ्रंट पेज पर होनी चाहिए। आप जहां पर सोते हैं वहां पर एक पन्ना आप चिपका सकते हैं और याद रख लीजिए, क्योंकि यहां से आपको एक मार्क्स मिलने वाला है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सम्मानित करना और उनका जश्न मनाना है। छठा क्वेश्चन, इस साल विश्व एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? विश्व एक्सपो का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है और विश्व एक्सपो का आयोजन इस साल होने वाला है दुबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। और हमारा भारत देश भी विश्व एक्सपो में हिस्सा लेने वाला है। तो विश्व एक्सपो हमारे लिए खास है क्योंकि 2022 में हमारे भारत देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने वाले हैं। तो देखो, भारत इसमें अंतरिक्ष शक्ति का प्रदर्शन करेगा। भारत विभिन्न 11 विषयों पर आधारित प्रदर्शनी प्रस्तुत करेगा और भारत 2022 में अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। और खास तौर पर हमारे इसरो के जो मॉडल है वो यहाँ विश्व एक्सपो में प्रदर्शित करे जाएंगे। और विश्व एक्सपो कब आयोजित होगा? 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 2022 में 31 मार्च तक आयोजित होने वाला है दुबई में। और विश्व एक्सपो में कितने देश हिस्सा लेंगे? पूरे विश्व के तकरीबन 192 देश विश्व एक्सपो में हिस्सा लेने वाले हैं और हमारा भारत देश भी इस इवेंट में शिरकत करेगा। सातवां क्वेश्चन, 2021-22 के लिए COAI के अध्यक्ष कौन बने? 2021-22 के लिए COAI के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अजय पुरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय पुरी। इमेज आप देख सकते हैं। अजय पुरी कौन है? भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी। ऐसे अजय पुरी 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और साथ ही सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम COAI कह सकते हैं, यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए नेतृत्व की घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार मित्तल। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। और यहां जब COAI की बात आई तो हमारे वर्तमान महानिदेशक कौन है? SP कोचर। इमेज में आप देख सकते हैं COAI के महानिदेशक SP कोचर। और COAI का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। COAI की स्थापना कब हुई? 1995 में। आठवां क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस पत्रिका के संपादक या लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पत्रिका के संपादक या लेखक हमारे भारत देश के एक जाने माने क्रांतिकारी चित्तरंजन दास थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास नामक क्रांतिकारी को हमने याद क्यों किया? क्योंकि आज 17 जून यानी कि चित्तरंजन दास की आज पुण्यतिथि है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस क्रांतिकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को ब्रितानी भारत के कोलकाता में हुआ। चित्तरंजन दास व्यवसाय से एक वकील थे और उनकी पदवी है देशबंधु। हमारे भारत देश में देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और देशबंधु चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। याद रख लो, ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक 15 पैसे के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। और सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी इनके काव्य ग्रंथ है।
दिल्ली का प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र CR पार्क का नाम भी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। यह सभी फैक्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिस्ट्री यदि आपके सब्जेक्ट में है तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और कई बार पत्र एवं पत्रिका जिसका संपादन या लेखन किसने किया है, तो यह फैक्ट भी दोस्तों कुट बनाकर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो याद रखो, सत्यार्थ प्रकाश जिसका संपादन या लेखन किसने किया है, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो नील दर्पण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, लाइफ डिवाइन, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, यह सभी पत्रिका का संपादन अरविंद घोष ने किया। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया। तो कहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यह पत्रिका जिसके संपादक और लेखक के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के। हाल ही में जिओना चाना का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है जिओना चाना, जिसका 76 साल की आयु में निधन हो गया। कौन थे? दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। क्या? दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जिसका नाम है जिओना चाना, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है तो उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे विजिटर्स है वो इंडिया में आते हैं तो उनके परिवार में दोस्तों हिस्सा लेते हैं, परिवार को देखते हैं और खुशी मनाकर वो चले जाते हैं। यानी कि यह व्यक्ति जिसका नाम है जिओना चाना निधन हो गया, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको दोस्तों आश्चर्य होगा। क्या? आपको आश्चर्य होगा। देखो, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले जिओना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। जिओना चाना के परिवार में 38 पत्नियां, क्या 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। कितना बड़ा परिवार, क्योंकि जिओना चाना की 38 पत्नियां हैं और 89 बच्चे हैं। इतना लंबा परिवार होने के नाते वह मिजोरम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। नाम मत भूलिएगा, जिओना चाना। एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, जिओना चाना ने 38 पत्नियों को संभाला है। जिओना के परिवार की महिलाएं खेती करती है और घर चलाने में योगदान देती है। जिओना की सबसे बड़ी पत्नी मुखिया की भूमिका निभाती है और घर के सभी सदस्यों के कार्यों का बंटवारा करने के साथ ही कामकाज पर नजर भी रखती है। यह जिओना की सबसे बड़ी पत्नी। इमेज आप पूरी फैमिली को देख सकते हैं, कितना बड़ा परिवार है। 10वां क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी किस शहर में स्थित है? एशिया की, हमारे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यह झुग्गी बस्ती जिसका नाम है धारावी, हमारे भारत देश में मुंबई शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई शहर। लेकिन यह धारावी झुग्गी बस्ती करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माने जाने वाले मुंबई के धारावी में लगातार दूसरे दिन कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो बस्ती है ना वो इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। लेकिन कोविड-19 का एक भी मामला पिछले 2 दिनों में सामने नहीं आया है। और 2 फरवरी के बाद पहली बार 14 जून को धारावी इलाके में संक्रमण का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। और मई के बाद से धारावी क्षेत्र में मामलों में धीरे धीरे गिरावट आई है और इस महीने अब तक 3 बार एकल अंक में कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज हुए और मुंबई के धारावी में 11 सक्रिय मामले वर्तमान में मौजूद है। और हम कामना करते हैं कि यह जो 11 सक्रिय मामले हैं वो जल्द ही ठीक हो जाए और धारावी में एक भी कोविड-19 का केस न बचे। 11वां क्वेश्चन, विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित किया गया है यूरोप में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप में आयोजित किया गया। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक दोस्तों उद्घाटन समारोह में संबोधित भी किया उद्घाटन समारोह को। तो विवाटेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में किसने संबोधित किया? इस सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया।
और प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। और विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह कब तक चलेगा? 19 जून तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं के रूप में कौन कौन शामिल है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, इसके अलावा यूरोपीय देशों के कई मंत्री और सांसद इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में शामिल है। तो इस सम्मेलन में एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ टिम कुक, फेसबुक के चेयरमैन कौन? मार्क जुकरबर्ग, और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत के कई प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इस सम्मेलन में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मणिका बत्रा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं लगभग लगातार 6 दिनों से आपको बता रहा हूं कि आकाशवाणी ने एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला शुरू की है और प्रतिदिन भारत के एक ओलंपियन के बारे में बताया जाता है। तो आज हम बात करते हैं मणिका बत्रा के। मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? वो एक जानी मानी टेबल टेनिस प्लेयर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 38 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा के बारे में बात की गई और जो बात की गई है वो सारी बातें आज मैं आपके सामने रखता हूं। भारतीय टेबल टेनिस स्टार है मणिका बत्रा। इमेज आप देख सकते हैं किस तरह सर्विस करते हैं। वो भी एक दोस्तों कला है, क्योंकि स्विंग होती है बॉल। मैं खेला हूं लेकिन बहुत बढ़िया नहीं आता। ओके, टेबल टेनिस। तो सिर्फ 13 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था मणिका बत्रा ने। 2015 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मणिका बत्रा ने 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। और 2016 के करियर की बात करें तो दक्षिण एशियाई खेलों में मणिका बत्रा ने देश के लिए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और 2018 उनके लिए खास रहा क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में मणिका बत्रा ने महिला सिंगल्स का गोल्ड, महिला टीम इवेंट का स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर यह दिखा दिया कि वह भारतीय टेबल टेनिस की सबसे बड़ी स्टार है। और महिला सिंगल्स के साथ साथ अंचत शरल कमल के साथ मिक्स्ड डबल्स में मणिका बत्रा पदक की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे मिक्स्ड डबल्स में वो अंचत शरत कमल के साथ खेलेंगे और हम कामना करते हैं कि मणिका बत्रा हमारे देश के लिए गोल्ड जीते। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की? बिलीव नामक एक आत्मकथा जारी की है सुरेश रैना। हमारे भारत देश के एक अच्छे क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव। और इस किताब की फ्रंट पेज को इमेज में आप देख सकते हैं। बिलीव ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। सुरेश रैना ने भरत सुंदरसन के साथ मिलकर यह ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया। और पुस्तक के सह-लेखक का नाम क्या है? भरत सुंदरसन। यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भरत सुंदरसन के साथ मिलकर सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो पुस्तक के सह-लेखक भरत सुंदरसन, सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाहों पर उकेरा था। क्या सुरेश रैना ने अपनी बाहों पर दोस्तों यह बिलीव नामक टैटू उकेरा था? और यहां पर देखिए सुरेश रैना ने भरत सुंदरसन के साथ मिलकर यह ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो इस पुस्तक के बारे में बताओ। उन्होंने आशा, प्रेम, काम और सौहार्द के महत्व को बताया है, जिसने उन्होंने दुनिया के सबसे सम्मानित सफेद गेंद वाले बल्लेबाज में से एक बना दिया। ओके, 14वां क्वेश्चन, घर घर जाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? घर घर जाकर कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है राजस्थान का बीकानेर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीकानेर। 21 जून से यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर बीकानेर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अभियान के तहत 45 या उससे अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। और बीकानेर में 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल टीमें इसके लिए एकदम तैयार है। इमेज आप देख सकते हैं। और वो क्या करेगी
कि कम से कम 10 लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराने के बाद वैक्सीनेशन की गाड़ी उनके घरों के लिए रवाना हो जाएगी। वैक्सीन की एक शीशी में 10 लोगों की वैक्सीन की खुराक होती है, यानी कि एक बोतल में से 10 व्यक्तियों को यह कोविड वैक्सीन दी जा सकती है। और यदि इसका सही समय पर उपयोग न किया जाए तो यह खराब हो सकती है, और इसलिए पंजीकरण की संख्या 10 हो जाएगी, तब वहां से एक गाड़ी घर पर जाकर वैक्सीनेशन दे देगी। और बीकानेर में अब तक लगभग 3,69,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 15वां और लास्ट क्वेश्चन, 7 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम किसके खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी? तकरीबन 7 साल बाद हमारे भारत देश की महिला क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2401 दिनों के बाद कोई टेस्ट मुकाबला खेलेगी, और भारतीय महिला टीम ने अपना पिछला टेस्ट मैच साल 2014 में खेला था। मिताली राज और झूलन गोस्वामी टीम में फिलहाल सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है, जो 10-10 मुकाबले खेल चुकी है टेस्ट का। और इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम से टेस्ट क्रिकेट खेलने के मामले में ज्यादा अनुभवी है, और भारतीय टीम ने अभी तक केवल 8 खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच खेला है, और जबकि इंग्लैंड की टीम में 11 खिलाड़ी ने टेस्ट मैच का मुकाबला खेला है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को, कम महिलाओं को यह टेस्ट मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, और 5 दिन तक यह मैच चलेगा। तो देखते हैं कि यदि भारत देश यह मैच जीत जाता है, भारत की महिला क्रिकेट टीम यह मुकाबला जीत जाती है, तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। क्या भारत अगर इंग्लैंड में जीत हासिल करता है तो वह महिला टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हमारे सबसे एक्सपीरियंस महिला खिलाड़ी मिताली राज हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, कमान संभालेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 3 दिन का राजा पर्व कहाँ मनाया गया? राजा पर्व या रज पर्व भी कहते हैं, तो यह मनाया गया है ओडिशा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। मानसून की शुरुआत में यह त्योहार मनाया जाता है ओडिशा में। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है SM राठौड़, HR हंसा, अमित प्रजापति, गुणवंत वंजारा, अशोक कोपनिया, भाविका भवाने, अश्विनी यादव, सुमित्रा परमार। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और गुणवंत जी आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। विनेश कोहली, प्रहलाद फतेप्रा, रविंद्र भानवर, कल्पेश मफाजी ठाकुर, सतिंदर निर्मल, किंजल चावड़ा, राकेश गामित, अश्विन पलास। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। सागर चावड़ा, विष्णुकांत, महेश मोहानिया, अजित कुमार, कंजरिया रश्मिता, मधु राठौड़, नीलेश पाटनवाड़िया और नागेश मिश्रा। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? कल ही मैंने आपको विश्व दाता सूचकांक 2021 के बारे में बताया था, और भारत के रैंक में काफी सुधार हुआ है। तो सही ऑप्शन चुन लीजिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।